हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अभी जो मतलब पेपर में आया था जिसके अकॉर्डिंग जो है नियमावली जो है चेंज होने वाला है, जिसमें कि सिलेबस जो है मे बी 6 to 8 का जो आपका सिलेबस है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन इसका जो लेवल जो रहेगा ना वो 12 तक का रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए बेटर ये है कि हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसकी एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि लेबल बोला है 12 तक जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अशोक का जन्म कब हुआ है, तो उसका तो कोई लेवल नहीं होता है ना। तो ये सब चीज़ के लिए हमें 6 to 8 की एनसीईआरटी को बुक का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जो है यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर, आज का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें समझने देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। डियर, हम उन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है कई लाख वर्ष पहले से जो है लोग जो है इस नदी के तट पर रहते हैं और रहते थे। और ये आरंभिक लोग जो है ना वो कुशल संग्राहक थे, और वो जानवरों का आखिट करते थे। आखिट मतलब होता है शिकार करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये याद रखिएगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में ये आपका जो है उत्तर पश्चिम में यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। और इस क्षेत्र में जो है कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे 8,000 वर्ष, याद रखिएगा 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष जो है किस चीज़ का मतलब किस फसल को उपजाए थे। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फसल उपजाया गया था सबसे पहले, तो गेहूँ था, याद रखिएगा। और कौन से जानवरों को पालतू बनाया था, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक है। तो इन पशुओं का उन लोगों ने पालतू बनाया था। फिर अब हम लोग उत्तर पूर्व की बात करते हैं, मतलब ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व का, ठीक है। ये आपका उत्तर पूर्व का ये डायरेक्शन, ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे गारो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ी है, ठीक है, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। तो ये एक ऐसा स्थान है ना जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था, और यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ सबसे पहले चावल उगाया था वो स्थान विंध्य के उत्तर में है, यानी विंध्य पहाड़ी के उत्तर में है। याद रखिएगा विंध्य पहाड़ी में सबसे पहले चावल उगाया गया था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सिंधु के बारे में दिया हुआ है, सिंधु नदी के लिए, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो कि यहाँ पे क्या हुआ था कि 47 साल पहले जो है यहाँ पे आरंभिक नगर फले फूले थे। तो ये पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी में जो है आपका कब आरंभिक नगर थे, नगर फले फूले, तो याद रखिएगा 4700 वर्ष पहले। और गंगा और उसकी जो सहायक नदी है ना, ठीक है, तो इनकी यहाँ पे जो है 2500 वर्ष पहले कुछ नगरों का विकास हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा और सहायक नदी में उसके इलाके, उनके समुद्री तट पे, उनके इलाके में नगर का विकास कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो देखिए यहाँ पे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास, यानी गंगा के दक्षिण का जो आपका नदी के आसपास जो क्षेत्र है, ठीक है, वो प्राचीन काल में मगध था। मगध जो है अभी वर्तमान बिहार में है, ठीक है। ये बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही शक्तिशाली था। और ये जो है आपका विशाल राज्य स्थापित किया, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो है ना पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, इस तरीके समुद्र, ये सबको पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है ना। तो काम की तलाश पे जाते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो आज भी लोग इसलिए यात्रा करते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना व्यापार कर सके, और इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। मतलब जब एक लोग जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं, तो पता है वहाँ पे अपनी संस्कृति कुछ वहाँ जाके बताते हैं, और वहाँ की कुछ संस्कृति जो है वहाँ वो लेके आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देश के नाम, ये इम्पॉर्टेंट है अब, ठीक है। देश के नाम जैसे कि इंडिया तथा भारत, ये जो नाम का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो इंडिया सब जो है ना ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत में लोग क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखिए एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने बोला है, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदूज तथा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। तो याद रखिएगा 25 वर्ष पहले की बात कर रहा कि उत्तर पश्चिम की ओर से, उत्तर पश्चिम से आपका ईरानी और यूनानी लोग आए थे, तो वो लोगों ने सिंधु को जो है हिंदूज और इंदोज कहा था। और इस नदी के पूर्व में, और यानी ये सिंधु नदी के पूर्व में जो जितने भी भूमि प्रदेश था ना, जितनी भी आपकी ज़मीन थी, उसके लिए इन्होंने इंडिया वर्ड का यूज़ किया था। तो नाम का, भारत नाम का जो प्रयोग है ना, ये आपका उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया था। यानी उत्तर पश्चिम में इस इलाके में जो समूह के लोग रहते थे, ना, तो इस समूह के लोग के लिए यहाँ पे भारत वर्ड का यूज़ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका उल्लेखित जो है आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तो इस समूह का मतलब ये जो भारत वर्ड जिन समूह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो इसकी वर्णन जो है हमें ऋग्वेद में 25 वर्ष पुरानी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि भूज पेड़ क्या होता है। जैसे कि पांडुलिपि क्या होती है ना, पांडुलिपि इसको हम लोग इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे कि जो हाथ में लिखा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। और ये जो है किताब बनाने के लिए तार का पत्ता को काट कर जो है बांध दिया जाता था और किताब बनाया जाता था। और जो भुज के पेड़ का जो छाल होता है ना, उससे जो है पांडुलिपि बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, एक तरह का लैटिन शब्द है मैनु, इसका अर्थ होता है हाथ होता है। ठीक है, और पांडुलिपिया मतलब होता है तार पत्ता अथवा हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाला। ये जो भुज नामक पेड़ है ना, ये आपका हिमालय क्षेत्र में निकलता है। तो तार के पत्ते में और हिमालय क्षेत्र में आपका भुज नामक एक पेड़ निकलता है। उसके छाल से जो है हम लोग यहाँ पे भोजपत्र पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। मतलब क्या, तो पांडुलिपि लिखने को यानी पांडुलिपि मिलती है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि पांडुलिपि, बहुत सारी पांडुलिपि थी, लेकिन बहुत सारे पांडुलिपि को जो कीड़ा मकोड़ा है ना, वो खा के नष्ट कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ अभी भी है, जो कि मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। ठीक है, तो पांडुलिपियाँ कहाँ उपलब्ध होगी, तो मंदिरों और विहारों में होगी। ठीक है, और अच्छा इन पुस्तकों में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इस पुस्तक में जो धार्मिक मान्यता थी ना, वो व्यवहार था, या उस समय राजा के जीवन था, या औषधि था, या विज्ञान था, हर एक क्षेत्र में जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इतना तक महाकाव्य, कविता, नाटक, ठीक है, हर चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो संस्कृत में लिखे हुए थे, इसमें से कई जो है संस्कृत में लिखे हुए थे, लेकिन कुछ जो था वो आपको प्राकृत और तमिल में देखने को मिला है। प्राकृत भाषा जो थी ना, कैसी भाषा थी, तो ये आम लोग इस्तेमाल करते थे, मतलब आम जनता जो होती थी ना, वो लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, अब देखिए अभिलेख क्या होता है। अभिलेख ऐसी चीज़ होती है ना, जो कि पत्थर पे या किसी ठोस पदार्थ पे जो लिखा हुआ, उत्कीर्ण हम लोग बोलते हैं इसके लिए, जो आपको गोद की लिखवाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्कीर्ण किया हुआ रहता था, इसको हम लोग अभिलेख कहते थे। और कभी कभी जो है शासक जो है या कोई आपका अन्य लोग जो होते थे, ठीक है, वो अपना आदर्श यानी अपनी जो आदेशों को क्या करते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, जैसे पत्थर पे करवा देते थे या लकड़ी पे करवा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। तो जैसे राजा और रानी के बारे में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन अन्य स्त्री पुरुष जो थे, जो आम लोग थे, वो उनकी कार्यों को भी यहाँ पे विवरण हमें जो है देखने को मिला है अभिलेख में। ये क्लियर है। देखिए पुरातत्वविद किसको कहते हैं, तो पुरातत्वविद हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, यानी जो आपकी पुराने क्या बोले, जो अतीत के बारे में जो प्रयोग अतीत के से बनी, जो देखिए यहाँ पे कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। तो जो अतीत की चीज़ों का जो आपका अध्ययन करते थे, उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते थे। तो क्लियर है ना, पुरातत्वविद ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि अतीत की चीज़ों का अध्ययन करते थे, उसे पुरातत्वविद कहते थे। ठीक है, तो इसमें हमें पुरातत्वविद क्या क्या, जैसे कि आपको पत्थर हो गया, ईंट से बनी इमारत हो गया, चित्र हो गया, मूर्ति हो गया, ये सब का अध्ययन करते थे। ठीक है, और क्या क्या
हमें देखने को मिला है, तो जैसे हथियार हो गया, बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, सिक्के हो गया, ये सब खुदाई में मिला है। ठीक है, तो इसमें से कुछ वस्तु जो है जैसे कि पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर था और जल्दी नष्ट ना होने वाले थे। ठीक है, देखिए ये चीज़ें तो जो मिली, जैसे कि ये सब कठोर था तो ये नष्ट नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे हम लोगों को चिड़िया और जानवर की और मछलियाँ की हड्डी भी मिली, और कुछ कुछ पता है अन्न के दाने जो जल जाते थे तो वो भी कुछ जले हुए बच्चे के रूप में बचे रहते थे। ठीक है, तो जले के रूप में बचे रहते थे, तो ये सब भी हम लोगों को वहाँ पे मिला है। देखिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, और ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा, और इसमें शासक के विषय में देखिए अशोक का जो मतलब कि आपका अभिलेख है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जो हम लोग क्लास 7 में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जब हम लिखते हैं ना तो पता है हम लोग लिपि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम लोग कुछ बोलते हैं ना और अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। ठीक है, और जब हम कुछ बोलते हैं ना तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लिपि जो है ये अक्षर और संकेत से बनी होती है, और जब हम लोग बोलते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामिक नामक दो भिन्न लिपियों में मिली है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका प्राकृत के अलावा यूनानी और अरामिक इसमें भी देखने को मिला है आपका अशोक का अभिलेख। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अशोक का अभिलेख किन किन भाषा में देखने को मिला है। ठीक है, ये क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं पुरातत्वविद जो है किससे कहते हैं ये समझ में आ गया। और पांडुलिपि जो है अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इतिहासकार भी क्या हुआ, तो इतिहासकार वो होते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब भी वो किसी चीज़ का अध्ययन करेगा ना उसके लिए वो किसी स्रोत का शब्द का यूज़ करता है। स्रोत मतलब जिससे वो आगे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर देगा। तो स्रोत जैसे ही मिलता है ना तो फिर अतीत के बारे में पढ़ना जो रहता है ये बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से जो है हम धीरे धीरे जो है अतीत का जो है पुनर्निर्माण कर सकते हैं कि भाई अतीत में क्या मिलता था, क्या होता था, क्या नहीं होता था। जैसे कि अगर हम बात करें मछली की, अगर हमें हड्डी मिल गई तो ये एक तरह का स्रोत हुआ। अब हम कह सकते हैं भाई अतीत में जो है लोग वो तो मछली भी खाते थे। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से जो है हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अतीत एक या अनेक, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर कोई राजा है, कोई रानी है, ठीक है ना, कोई किसान है, कोई आपका मतलब कि व्यापारी है, तो सबकी अतीत तो एक जैसा नहीं हो सकता है ना, अतीत तो अनेक हो सकता है, सबकी अतीत अलग अलग है। तो इसलिए इसमें बस इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तिथियों का मतलब है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि 2000 या इसी वर्ष का कोई और वर्ष बताओगी, तो वर्ष की ये गणना जो रहता है ना हम लोग ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के नाम जन्म तिथि के से करते हैं। अगर 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो रहती है ना वो ईसा पूर्व से पहले के रूप में मानी जाती है। अगर आप लोगों को यहाँ पे ईसा पूर्व देखने को मिल जाए, अगर तिथि से आता है तो, और ईसा पूर्व देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये हुआ ना कि ईसा पूर्व के जन्म से पहले का जो डेट है ना उसके बारे में ये बातें कर रहा है। तो इस पुस्तक में हम लोग 2000 को जो है ना एक आरंभिक बिंदु लेके चलेंगे। ठीक है ना, और तो 2000 को क्या किए, एक आरंभिक बिंदु लेके चले। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो ईसा पूर्व है, ठीक है, इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीसी। बीसी मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्राइस्ट का जन्म लेने का पहले जो तिथि है ना, जो उसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। कभी कभी हम लोग एडी देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है एनोडो डोमिनी। इसका ये ना दो आपका लैटिन शब्द से बना हुआ है, और इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष
प्रोसेस है। तो कभी कभी एडी की जगह जो है अगर हम लोग को सीई या बीसी देखने को मिलता है, ठीक है, या बीसीई देखने को मिलता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सीई का मतलब कॉमन एरा हो गया, बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा हो गया। तो ये शब्दों का प्रयोग जो है हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि 20 का जो यानी विश्व में, ठीक है, जो अधिकांश देश में जो कैलेंडर का प्रयोग जो है ये आपका इसी से होता है, ठीक है। तो अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो गया। तो भारत में तिथियों की इस रूप का प्रयोग जो है हम लोग लगभग 200 वर्ष पूर्व जो है आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, अगर बीपी बोलते हैं, बीपी मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जितने भी पॉइंट था डियर वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा कि क्लास 6 में कौन चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही जो है हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।